मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मटेरियल, कि कोई भी मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप करने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो पहली बात ध्यान में आती है वो ये आती है कि हर एक, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई मटेरियल है, कोई मतलब कोई सब्सटेंस है। इस सब्सटेंस में क्या होगा, इस सब्सटेंस में एटम होगा, ये एटम हो गया, ये इसकी ऑर्बिट्स होंगे, ये इसका न्यूक्लियस होगा, और इसके ऑर्बिट में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे रिवॉल्व करेगा इसके अंदर। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, रिवॉल्व करेगा तो इससे करंट डेवलप होगी, और इस करंट से ही मैग्नेट डेवलप होगा। और यही मैग्नेट जब बढ़ जाता है, इनलार्ज हो जाता है, इन लार्ज हो जाता है, तब वो मटेरियल मैग्नेटिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया? यानी किसी मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक टेंडेंसी डेवलप होती है वो उनके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों के घूमने से पैदा हुई करंट, उस करंट से मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसका प्रभाव उसकी मटेरियल पे दिखने लगता है। तो अभी सबसे पहले हम यही काम करने वाले हैं कि जो मैग्नेट बनेगा किसी एटम के द्वारा, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा। बात समझ में आ गई भाई? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक नेचर ऑफ मटेरियल। तो अब देखिए, अब हमारा लगभग ये थीम क्लियर हो गया कि हमें करना क्या है। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है आपके लिए, ये 3 नंबर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये देखिए, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नोटोन, बोहर मैग्नोटोन, पहला क्वेश्चन। दूसरा कहेगा टू प्रूव E by M remains कांस्टेंट। तीसरा क्वेश्चन आएगा इसके अंदर से, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एटम या इलेक्ट्रॉन, आप कह लो जो इलेक्ट्रॉन। यानी कि अब देखिए यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन हो गए। बोहर मैग्नेटोन एक ही बात, E बाई एम भी इसी से निकल के आता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। ये E बाई एम निकल के आता है आपका, ये क्वेश्चन क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा आपका हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा आप लोगों को कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये? यस सर। ठीक है, तो अब सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तीनों का एक ही है, तो आंसर कैसे आएगा इसका देखिए। ये 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए। आंसर आंसर इसका हमें निकालना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो अब देखिए यहाँ पे हम कुछ डायग्राम बना रहे हैं। देखिए ये आपकी एटम हो गया और ये इसका न्यूक्लियस हो गया।
ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये इसकी दूसरी रिंग हो गई आपकी, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है इस रिंग के अंदर, देखिए ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन सिंपली अगर देखें तो यहां से ये सेंटर होगा, इसका सेंटर कैसा है, इसका पॉजिटिव सेंटर है, ये न्यूक्लियस है। तो यहां से इसकी दूरी जो है ये दूरी है आपकी, ये इसकी दूरी जो है ये आपकी आर है, इसकी रेडियस हो गई आर। तो आपको पता है कि फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, फॉर मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल एम इक्वल टू आई इंटू ए होता है, आई इंटू ए, यानी करंट चाहिए और हमें एरिया चाहिए। तो एरिया तो हमारे पास आ गई, एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया अगर निकाले तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पाई और आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन समस्या आती है करंट कहां से लेकर के आए, तो करंट के लिए क्या करेंगे, ढूंढेंगे भी करंट कहां मिलेगा इसके अंदर। तो हमने ये पढ़ रखा है कि करंट होती क्या है। अगर बात करें यहाँ पे करंट के लिए, तो करंट क्या होती है, करंट इक्वल टू क्यू बाई टी, चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दीजिए। और चार्ज तो कोई है ही नहीं, पर आपने पढ़ रखा है कि चार्ज कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो इलेक्ट्रॉन को आप, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज ही है, तो इलेक्ट्रॉन बाई टाइम कर दीजिए आप इसको, टाइम। अच्छा, अब टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहां से जब ये चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है इस पे बच्चों, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो फिक्स होती है, ये वेलोसिटी इसकी स्पीड इसकी वी फिक्स है कि वी वेलोसिटी से घूमेगा चारों ओर। तो अब एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा, टाइम टी इन वन राउंड, एक राउंड में टाइम कितना लगेगा, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसका सरकमफेरेंस सी बाई वी। तो टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी, ये टाइम आ गया। तो अगर ये टाइम है तो करंट भी निकल सकती है यहां से, देखिए ये आई इक्वल टू ये आपके पास है, ये आपका आई है। तो यहां से अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम एक साथ लेते हैं तो क्या निकल के आता है हमारे पास, आई इज इक्वल टू ई बाई टी की वैल्यू 2 पाई आर बाई वी, या आई इज इक्वल टू ई वी बाई 2 पाई आर। समझ में आ गया बेटा यहां तक, यहां तक क्लियर हो गया। यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। तो अब यहां लिख सकते हो, नाउ नाउ करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, आई इक्वल टू क्या निकल के आया बेटा आपका, ई वी अपॉन 2 पाई आर। अब देखिए आपके पास मेन इक्वेशन ये था मूवमेंट के लिए, पहला इक्वेशन, ये आपका एरिया दूसरा इक्वेशन, और एक करंट निकाला आपने तीसरा इक्वेशन। तो अब क्या करिए, आप इन दोनों का इसमें यूज कर लीजिए, यूजिंग या पुटिंग 2 3 इन 1। तो m इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपका, m इक्वल टू आई ए होता है आई इंटू ए। तो आई की वैल्यू क्या आई है, ई वी बाई 2 पाई आर, और ए की वैल्यू क्या आई है, पाई आर स्क्वायर। तो यहां देखेंगे आप, तो ये पाई इससे कैंसिल, और एक आर से ये आर कैंसिल। तो m इक्वल टू क्या आएगा बेटा यहाँ पे, m इक्वल टू ई वी अपॉन 2
आर। तो ये हो गया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इन एटम। सर हाँ 2 E भी R होगा ना अपॉन 2। अच्छा हाँ ऊपर का रहेगा, ठीक है, ठीक कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो। ये यहाँ आर होगा, आर ये होगा ऊपर। समझ में आ गया? तो एक एटम के अंदर ये जो डायपोल मोमेंट बनेगा, यही डायपोल मोमेंट तय करेगा कि किसी भी मटेरियल के अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, एक काम तो ये हो गया हमारा, पहले का ये आंसर निकल गया। ये जो है हमारा ये जो आंसर था इसका आंसर हमने निकाल लिया। ये तीसरा वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर निकल गया। अभी ये दो रह रहे हैं इन दोनों के लिए। तो यहाँ यूज किया क्या, बोहर मैग्नेटोन। एक वर्ड आया बोहर मैग्नेटोन, यानी कहीं ना कहीं इसमें बोहर के पास्टुलेट को भी हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहीं से आगे, यूजिंग बोहर पास्टुलेट। तो बोहर का पास्टुलेट क्या है कि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जिसका एंगुलर मोमेंटम होता है L, वो NH के बराबर होता है। ये बोहर का पास्टुलेट, बोहर के 3 पास्टुलेट है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो ये आपके 12th में भी आएगा, NCERT सेकंड पार्ट में आएगा, वहां पे बताया जाएगा इसके बारे में। ये बोहर पास्टुलेट है। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। तो L की वैल्यू क्या होती है, mv और r इज इक्वल टू NH, जहां पे आपका N क्या है, पता है आपको N क्या है? N जो है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और H जो है आपका ये प्लैंक कांस्टेंट है ये। तो यहां से देखिए, इसको आप क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, ये अभी निकाला था आपने, 4 मान लीजिए इसको। तो यहां से वी आर की वैल्यू क्या आएगी, वी आर इज इक्वल टू NH अपॉन M। ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका। सर इसमें न्यूमेरिकल्स भी है क्या? बहुत ज्यादा है ये, वैसे तो डेरिवेशन ही आता है ये आपका। तो अब यहां से देखिए, यहां से अगर आप अब 4 और 5 को ले लीजिए बाय इक्वेशन 4 एंड 5। तो M इक्वल टू क्या है आपके पास, EVR अपॉन 2। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, E/2, और VR की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, NH अपॉन M, या इसको लिख सकते हो E/M और NH अपॉन 2। तो यहाँ पे देखिए NH और 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या लिख सकते हो, कैपिटल M इज इक्वल टू K टाइम E/M, जहां K इक्वल टू क्या आपने ले लिया, NH अपॉन 2, ये कांस्टेंट आपने ले लिया। तो यहां से देखिए आप, यहां से रिलेशन बन गया ये आपका, और यहां से क्या निकल गया है कि कैपिटल M जो है प्रोपोर्शनल है E/M के। ये भी आपको प्रूव करना होता था, यही आपका जो है ये आपका E/M का केस हो गया, और ये आपका बोहर मैग्नेटोन हो गया। ये आपका क्लियर हो गया बेटा इसमें? यस सर। देखिए अब इसी से जैसे हमने ये पता कर लिया कि भाई कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनेगा, और किसी भी मटेरियल के मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो अब क्या सभी में डायपोल मोमेंट बनता है? तो प्रश्न उठता है कि हाँ, दुनिया में जितने भी मटेरियल्स हैं, जिनके अंदर भी एटम है, जिनके अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, उन सब के अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है। तो दूसरा प्रश्न उठता है भाई
कि अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बनता है तो सारे एलिमेंट्स मैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन कुछ इसमें ऐसे हैं जो मैग्नेटिक हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनका मैग्नेटिक बिल्कुल भी नहीं है, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा क्या हो गया उनके साथ में कि एक ने, भाई जब आपने कह दिया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सब में बनेगा, बिना उसके बात बनेगी ही नहीं, तो ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट सब में बन रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सबके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। लेकिन हमारे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें मैग्नेट का नाम कुछ है ही नहीं, और जिनके अंदर मैग्नेटिक नाम का कुछ नहीं है, उसके पीछे क्या कारण है। तो उस कारण को डिफाइन करने के लिए एक नई थियरी आई जिसका नाम था डोमेन थियरी। डोमेन थियरी। तो डोमेन थियरी क्या कहती है, ये बताती है कि किस मटेरियल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किस तरह से अरेंज है। तो इसने पूरा अपना बातचीत करके, हर एक चीज को देख करके दो कैटेगरी में बांटा इसने। एक वो है जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, और एक वो जो नॉन मैग्नेट है, नॉन मैग्नेट और मैग्नेट। और मैग्नेट के अंदर भी क्या हुआ कि इन्होंने इसको तीन भाग में बांटा, इसकी स्टडी नहीं, इसकी स्टडी को इन्होंने आगे बढ़ाया और इसको तीन भाग में बांट दिया इन्होंने। एक कहा इन्होंने डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बिल्कुल वेरी वेरी लेस, वेरी वेरी लेस, बहुत कम होती है, इसके अंदर बहुत ना के बराबर होती है। फिर आया पैरा, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आया फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। इसमें मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है ये बहुत ज्यादा होता है, ये लार्ज होती है इसके अंदर, ये मीडियम, ये लेस, बहुत लेस होती है, ये मीडियम होती है और ये लार्ज होती है। तो डोमेन थ्योरी में इसी मैग्नेटिक मटेरियल को तीन भागों में इसी को एक्सप्लेन किया गया और कैसे किया गया देखिए यहाँ पे, बहुत सर आसान। इसमें हाँ, इसमें कम होती है तो इसमें तो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा ना। हाँ, जिससे भाई दो तरीके सब्सटेंस बन गए पहले, नॉन मैग्नेट और मैग्नेट। यानी जो मटेरियल थोड़ी बहुत भी मैग्नेटिक टेंडेंसी को रखते हैं उनको मैग्नेटिक ग्रुप में रखा गया, और उस मैग्नेटिक ग्रुप को तीन भागों में बांट दिया गया। कैसे? एक वह जिनके अंदर बहुत लेस मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत कम मैग्नेटिक फील्ड है। एक वह जिनके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड है, और एक वह जिनके अंदर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है। ये कहने का मतलब है, समझे? हाँ सर। तो अब ये तीनों कैसे बनते हैं देखिए, इसको हम डिफाइन करते हैं। तो देखिए डोमेन थ्योरी ने क्या बताया, बहुत, एक, दो और एक ये तीन। देखिए बहुत आसान सा है, मैं आपको इसकी सारी थियरी बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपके चार तरह के मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं आपके, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ
कि जो मैग्नेटिक डायपोल, क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या है आपका, जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम, ये क्या है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन होगा। तो ये चार भाग बढ़ गए इसके। तो पहले भाग में जो इस वाले भाग के जो थे, उनका डायरेक्शन इधर था आपका, इधर की ओर, इधर थे वो, इधर की ओर थे ऐसे, यहाँ जो थे वो ऐसे थे, यहाँ वाले ऐसे थे, यहाँ वाले ऐसे थे, और यहाँ वाले ऐसे थे, ये वाले ऐसे थे, ये वाले ऐसे थे, और ये वाले ऐसे थे। तो हुआ क्या कि देखो, इसके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट तो है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, लेकिन हुआ क्या कि वेक्टर क्वांटिटी होने के नाते क्या किया इन्होंने, क्या किया इसने, क्या किया इसको काट दिया, और इसने क्या किया इसको काट दिया। तो मैग्नेटिक मोमेंट होने के बावजूद भी इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है। तो इसमें जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, जो ये जो है बहुत लेस होता है, तो इसको बोलते हैं हम डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। अब इधर आ जाओ, इसमें देखिए यहाँ पे ये है आपका, और ये आपका ऐसे ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, और ये देखिए ऐसे, ये इनके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है ये। तो इसमें जो है, जो कैपिटल एम है वो ग्रेटर देन 0 से बड़ा है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट 0 से बड़ी है, उसे हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। और तीसरे वह होते हैं जिनके अंदर डायपोल मोमेंट सभी कोरों का, हर एक कोर का एक ही डायरेक्शन में हो। तो इसे बोलते हैं, इसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है वो ग्रेटर देन होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे को बोलते हैं हम फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। से इसका डायरेक्शन तो सेम है ना? हाँ, इसका डायरेक्शन जो है वो तीनों में एक ही ओर है। तो ऐसे मटेरियल को हम बोलते हैं फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक मटेरियल थे वो तीन भाग में बढ़ गए आपके, पैरा, डाया एंड फेरो। क्लियर हो गया बेटा सबको यहाँ पे? यस सर। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको समझ में आती है तो एक बार पूछिए आप सभी लोग। इनके एग्जाम्पल्स मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन से इसके अंदर है। देखिए एग्जाम्पल के लिए ये पूछता कभी कभी, अगर डाया की बात करेंगे हम, तो डाया में आपका क्या आएगा, ग्लास है, इसमें सिल्वर है यानी Ag, ग्लास है, सिल्वर हो गया, ग्लास हो गया, इसमें गोल्ड हो गया, और इसके अलावा आपका वाटर हो गया। ये तो और बहुत सारे इसके अंदर हैं, आप देखना इसके अंदर बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है। और पैरा में आपके क्या हो जाएंगे, ये पैरा में आपके कापर हो गया, प्लेटिनम हो गया, उसके अलावा आपका मैग्नीशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, और आपका ऑक्सीजन हो गया, लिक्विड ऑक्सीजन हो गया, ये आप इसमें आ गए। और फेरो में आपके आयरन हो गया, आयरन है आपका, आयरन हो गया, निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, ये सारे जो हैं निकिल, क्रोमियम, कोबाल्ट, जो ये सारे इसमें इसी में आते हैं आपके। ये समझ गए बेटा?
हाँ जी बच्चे, क्लियर हो गया? यस सर। अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचती है, वो भी मैं करवा करके इसको फ्री कर देता हूँ मैं आपको। इसमें लास्ट में आता है क्यूरी लॉ आता है, क्यूरी लॉ, और उसके बाद ये टॉपिक अपनी यहाँ से पूरी हो जाएगी। देखिए 2 मिनट बच रहे हैं, इसमें पूरा हो जाएगा अपना क्यूरी लॉ। क्यूरी लॉ, क्यूरी मैडम क्यूरी थी, इन्होंने, इनके बारे में मैं बताऊंगा कभी टाइम मिलेगा तो। इनका बहुत ज्यादा अचीवमेंट रहा है मैडम क्यूरी का। अभी इन्होंने बताया कि जो इसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच, और दूसरा इन्होंने जो बताया कि आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t, ये 2 चीजें बताई इन्होंने। तो इस तरह से क्या लिखा गया, आई प्रोपोर्शनल एच बाई टी। इसको यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया तो आई इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी ले लिया यहाँ पे, ये आपका सी कांस्टेंट ले लिया, और ये एच बाई टी ले लिया। तो यह यहाँ पे आई बाई एच इज इक्वल टू सी बाई टी, ये ले लिया आपने। तो आई बाई एच क्या होता है, कल मैंने बताया था ये काई होता है आपका। तो आप लिख सकते हो कि काई इज इक्वल टू सी बाई टी, सी कांस्टेंट है तो क्या लिख सकते हो आप, काई जो है आपका प्रोपोर्शनल 1/t। यही मैडम क्यूरी ने प्रूव किया था कि किसी भी पैरामैग्नेटिक के लिए, देखिए ये इनके किसके लिए था, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए था, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए था। ये क्या बताया था उन्होंने कि इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, काई, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/t के। यानी किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर आप हीट करोगे तो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो घटेगी, ये बताया था। सर इसमें भी करंट ही दिखा रहा है ना आई का। नहीं नहीं, आई करंट नहीं है, कल का लेक्चर आपने छोड़ रखा है। आई जो यहाँ पे है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, जो आई है यहाँ पे, आई जो है आपका ये यहाँ पे जो आई लिखा हुआ है, आई का मतलब होता है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कल मैंने करवाया था कुछ डेफिनेशन से, ये आई जो है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और एच क्या है, इंटेंसिटी ऑफ हीट। मैग्नेटिक फील्ड, ये आपका आता है। और सी जो है वो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सेगमेंट यहाँ पूरा हो गया, बाकी सारा थ्योरेटिकल है। कल मैं आपको बार मैग्नेट और देन उसके बाद आफ्टर जो है आपका अर्थ मैग्नेट, और ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। 2 टॉपिक और है, फिर ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। इसमें कुछ पूछना? ऑफलाइन कब पढ़ाएंगे? ऑफलाइन बेटा गवर्नमेंट ने जिस दिन से आप परमिशन दे देनी है उसके अगले दिन से स्टार्ट हो जाएगी ऑफलाइन। ओके सर। ठीक है बच्चों, तो इसको देख लो अच्छे से और पूरा कर लो। कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डिस्कशन हो, बताओ आप इसके अंदर। आज 3 काम किया आपने, बोहर मैग्नेट्रॉन, डोमेन थ्योरी एंड क्यूरी लॉ। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके अंदर से, जो एग्जाम में अक्सर